एपिसोड 66 व्हेन लव टर्न्स इनटू प्रेशर। अयान का परिवार मीरा के लिए उसके घर रिश्ता लेकर निकल गए थे। दूसरी तरफ मायरा अयान का पता जानने के लिए दीदी की हवेली जा रही थी। काली हवाओं की सरसराहट में मायरा एक सूनी सड़क पर अकेली खड़ी थी। सामने वही भयानक और भव्य दीदी हवेली, जिसकी दीवारें भी जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़ी थीं। हर ईंट से जैसे एक साजिश टपकती हो, हर खिड़की से जैसे किसी की आंखें झांक रही हों। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में बस एक सवाल था, अयान कहाँ है। वो जानती थी कि अयान को उसने ही डोंगरी भेजा था और अब वो गायब है। और ये भी जानती थी कि अगर कोई जानता है कि अयान कहाँ है तो वो दीदी हो सकती है। डर उसकी रूह को चीरता जा रहा था, लेकिन हौसला उसकी आंखों में अटका था। वो धीमे कदमों से हवेली की ओर बढ़ी, जैसे नर्क के दरवाजे पर खुद चलकर जा रही हो। और तभी एक काली चमचमाती कार अचानक धड़ाक से उसके सामने आकर रुकी। ब्रेक की आवाज़ इतनी तेज थी कि मायरा चौंक कर पीछे हट गई। उसका दिल एक पल को जैसे छाती फाड़कर बाहर निकलने को था। उसकी सांसें उखड़ने लगी, उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो भाग नहीं सकती थी। कार की खिड़की अब धीरे धीरे नीचे जा रही थी। अंदर कौन है? मायरा के दिल ने पूछा। जैसे ही कार का शीशा नीचे सरका, अंदर से एक लंबा गहरे रंग की जैकेट पहने आदमी उतरा। तेज निगाहें, मजबूत कद काठी और चाल में अयान की सी झलक। वो था अर्जुन, अयान का सबसे भरोसेमंद आदमी। मायरा उसकी शक्ल देखते ही थोड़ी चौंकी। अर्जुन, उसके लबों से बेसाख्ता निकला। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अयान सर ने डीडी के आसपास भटकने के लिए भी साफ मना किया था। मायरा ने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। मैं कहीं भी जाऊं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मायरा की आवाज़ थोड़ी सख्त थी। देखिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, अर्जुन ने नॉर्मल टोन में कहा। और मैं अपना? मायरा ने झट से बोला। ये कहकर मायरा जाने लगी, तभी उसके दिल में ख्याल आया कि शायद इसे पता हो अयान कहाँ है। वो पलटी और बोला, क्या तुम जानते हो अयान कहाँ है? मैडम, अयान सर का 2 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था, अर्जुन ने उसके सामने आते हुए बोला। ये सुनते ही मायरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या एक्सीडेंट? उसकी आवाज़ कांपने लगी थी, सांसें लड़खड़ाने लगीं। अर्जुन ने झुककर नर्म लहजे में कहा, हाँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट था, डोंगरी से लौटते वक्त हुआ। किसी ने उन पर हमला किया था, पर अब वो ठीक हैं। अस्पताल में भर्ती थे और अभी कुछ दिन पहले ही होश में आए हैं। अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं मैडम, उसने थोड़ी राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। मायरा का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया हो, उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू फिसलने लगे। तो वो ठीक हैं? उसके अंदर की तूफानी खामोशी जैसे अचानक ठहर गई। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। अब वो एक कदम आगे बढ़ा, दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। और अयान सर ने ही मुझे भेजा है आपकी सेफ्टी के लिए। प्लीज़ चलिए यहाँ से। ये सुनकर मायरा ने एक लंबी सांस की और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। जब उसे अयान का पता चल ही चुका था तो वो अंदर जाकर करती ही क्या, लेकिन रास्ते भर भी बस यही सोचती रही कि आखिर उसका एक्सीडेंट किया किसने। वहीं दूसरी तरफ वीना जी भी मीरा के घर पहुंच गई थी। दोपहर का वक्त था। मलिन बस्ती की एक पुरानी गली में आज एक अजीब सी हलचल थी। एक ओर शहनाइयों की धीमी आवाज़ें गूंज रही थीं और दूसरी ओर बस्ती के सबसे कोने वाले मकान के सामने कुछ आलीशान गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। बस्ती के बच्चे हैरान होकर देखने लगे। काले रंग की मर्सिडीज और 2 अन्य लग्जरी कार से उतरी 3 औरतें। एक थी वीना सिंह अरोड़ा, अयान की माँ। दूसरी मीनाक्षी बुआ, जिनका रुतबा बस्ती वालों की सोच से बाहर था। और तीसरी सरला चाची, जिनकी आंखों में टकटकी लगी हुई थी हर चीज़ पर। इनके पीछे पीछे कुछ आदमी ट्रे में मिठाइयाँ, चांदी के थाल, शगुन की साड़ी, गहने और फूलों के तोहफे लिए हुए चल रहे थे। मीनाक्षी बुआ धीरे से बोली, भाभी देखिए ना, ये गली, क्या यहीं रहती है मीरा? हम अरोड़ा ग्रुप का रिश्ता लेकर आए हैं और ये जगह, वीना ने हल्के सख्त लहजे में कहा। उन्हें भी ये सब पसंद नहीं आ रहा था, पर वो मजबूर थी। अपने बेटे के आगे गेट पर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उधर घर के अंदर कुछ और ही सीन चल रहा था, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। पूरा घर शादी की सजावट में डूबा हुआ था। मंडप भी तैयार था और लोग भी। कौन हैं आप लोग? मीरा के मामा बाहर आए। अंदर कमरे में मीरा एक साधारण लेकिन खूबसूरत लाल जोड़े में तैयार हो रही थी। उसके हाथों में मेहंदी अब भी हरी थी, जिसमें पीक का वो अक्षर अब तक दिख रहा था, लेकिन उस पर उसका कोई ध्यान नहीं था। मामी चूड़ियां पहना रही थीं। आज सच में मेरे गले से 20 साल का बोझ उतरेगा। लीला, जो शंभू की पत्नी और मीरा थी। वैसे तेरे मामा ने बिल्कुल सही रिश्ता ढूंढा है, तेरे लिए ज़्यादा दहेज नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ कुछ बर्तन और जेवर में ही बात पक्की कर दी मैंने। लीला बड़बड़ाई जा रही थी, पर मीरा का ध्यान इनकी बातों पर नहीं था। ये रिश्ता तय करने के पीछे सारा हाथ लीला का था। वो जानबूझकर मीरा को उस गुंडे पंकज के हवाले कर रही थी, ताकि उसे अयान से प्यार करने की सजा दे सके।
मीरा आईने में देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक दुल्हन में होनी चाहिए। उसकी सखियां हंसी ठिठोली कर रही थीं, लेकिन मीरा खामोश थी। उसके कान बार बार दरवाजे की तरफ उठते, जैसे दिल कह रहा हो, वो आएगा। तभी एक बच्चे ने कमरे में आकर बोला, मीरा दी के लिए रिश्ता आया है। ये सुनकर सभी एक साथ पलटे और नीचे उतरकर आने लगे। गेट पर खड़े मीरा के मामा को जैसे कोई यकीन ही नहीं हुआ। सामने अयान की मां वीना सिंह अरोड़ा, बुआ मीनाक्षी और सरला चाची खड़ी थीं, हाथ में रिश्ते की थाली, माथे पर सम्मान और आंखों में बेटे के लिए मोहब्बत। वीना ने बेहद शालीन और साफ लहजे में कहा, हम अयान का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आपकी भतीजी मीरा हमारे घर की बहू बने। ये सुनकर एक पल को सन्नाटा छा गया। अंदर शहनाइयों की हल्की धुन अब भी बज रही थी, लेकिन दरवाजे के बाहर वक्त ठहर गया था। और तभी पीछे से आहिस्ता कदमों की आवाज़ आई। मीरा भी दरवाजे तक आ चुकी थीं। मीरा ने सामने खड़े अयान के परिवार को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो अयान को देखने के लिए तरस चुकी थी, और आज उसके नाम का रिश्ता ही दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। वीना ने मीरा को देखकर बड़ी नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें शायद ये सब अचानक लग रहा हो, लेकिन यकीन मानो, हमारा बेटा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो तुम्हारी कदर करता है, मोहब्बत करता है, और सबसे बढ़कर तुम्हें खोने से डरता है। मीरा की आंखों से एक आंसू ढुलक गया। उसके कंगनों की खनक अब उसकी धड़कनों से धीमी थी। दरवाजे पर जैसे वक्त की दो लकीरें खड़ी थीं, एक अयान का रिश्ता लेकर आई थी, दूसरी मीरा की डोली उठाने की तैयारी कर रही थी। मीरा की नज़रें झुक चुकी थीं। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, जैसे हर बूंद उस वक्त का पछतावा कह रही हो जिसने उन्हें साथ होने नहीं दिया। मीरा के मामा ने कुछ देर चुप रहकर एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी हथेलियां जोड़ीं, आंखें झुकी हुईं, लहजा विनम्र लेकिन टूटा हुआ था। माफ़ कीजिएगा, आप जैसी बड़ी और इज्जतदार औरत हमारे दरवाजे आई, ये हमारे लिए सौभाग्य है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आज हमारी मीरा की शादी है। बारात कुछ घंटों में दरवाजे पर होगी। हमने समाज के सामने अपना वचन दे दिया है। अब उस रिश्ते से पीछे हटना मीरा की इज्जत और हमारा सर दोनों झुका देगा। मामा जी ने आगे कहा, आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। देखकर लगता है आप बहुत बड़े घर से हैं, लेकिन हम ये रिश्ता अब नहीं जोड़ सकते। आपने आने में बहुत देर कर दी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सबसे बड़ा झटका मीरा को लगा। उसकी आंखें अब बही नहीं थीं, वो बस जम गई थीं। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। मीनाक्षी बुआ ने गुस्से में मुंह मोड़ा और बोली, करवा ली बेइज्जती, अब चलिए यहाँ से। लेकिन वीना ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, जबरदस्ती। मीरा के मामा ने जैसे ही हाथ जोड़कर साफ इनकार किया, वक्त जैसे कुछ पल के लिए वीना के चेहरे पर ठहर गया। पर वो ठहराव कोई दर्द या इज्जत नहीं लाया, बल्कि उसके चेहरे की गर्मी ठंड में बदल गई। जैसे अब वो सोच चुकी थी कि बात प्यार से नहीं बनेगी। उसके चेहरे की नर्म मुस्कान अब एक शाही तानाशाह की मुस्कान बन चुकी थी। गोल्डन बॉर्डर की साड़ी में लिपटी वीना सिंह अरोड़ा ने एक घूरती नज़र मामा पर डाली, फिर मीरा को देखा और 2 कदम दरवाजे के और पास आकर बोली, जब मैंने कहा था कि रिश्ता लेकर आए हैं, तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये मेरा फैसला था। उन्होंने फैसले शब्द को जोर देते हुए कहा, लगता है आप लोग हमारी फैमिली के बारे में जानते नहीं हैं। हम वो हैं जिसकी एक कॉल पर सरकारें झुकती हैं और हम जो चाहे वो हासिल कर लेते हैं। वीना ने तीखे लहजे में कहा। अब वीना ने अपनी हीरे जड़ी घड़ी पर नज़र डाली, फिर अपने आदमी को इशारा करते हुए बोली, रख दो सारा सामान अंदर। मीरा की मामी ने हैरान होकर बीच में कहा, ये क्या ज़बरदस्ती है, हमारे घर में शादी तय हो चुकी है, बारात आने वाली है। वीना भी अब घर के अंदर दाखिल हो गई और सामने पड़े सोफे पर अपनी लंबी उंगली से धूल को चेक करके पूरी शान के साथ बैठी और ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, बारात आएगी तो देखेंगे, लेकिन दुल्हन तो सिर्फ मेरे ही घर जाएगी। मामा कुछ बोलने ही वाले थे कि वीना ने एक नौकर से लैपटॉप लिया और उसमें अयान का प्रेस के साथ इंटरव्यू वाला वीडियो ऑन कर दिया। अब वीना के चेहरे पर वो चमक थी जो अपनी हैसियत का इस्तेमाल करने वालों में होती है। कोई सच्चा जज्बा नहीं, सिर्फ हुकूमत। मेरा बेटा हमारी ही कंपनी का CEO है, हैंडसम है, काबिल है। और क्या चाहिए तुम जैसे लोगों को? वीना ने मामा मामी को घूरते हुए बोला। गली के उस छोटे से दरवाजे पर अब माहौल गर्म था। लोग झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। जहां कुछ देर पहले तक एक रिश्ता आया था, अब वहां एक अमीर औरत का घमंड खड़ा था। वीना की सख्त और ठंडी आवाज़ें हवा में तीर बनकर तैर रही थीं और मीरा बस सब देख रही थी। उसकी आंखें बार बार अपनी मामी के झुके चेहरे को देखतीं और मामा के कांपते होठों को। वो वही लोग थे जिन्होंने बचपन से उसे पाला, हर मोड़ पर उसका साथ दिया। और आज उन्हीं को किसी और के सामने नीचा देखना पड़ रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो अयान जैसे अमीर लड़के से मोहब्बत करती है। मीरा के दिल में जैसे कोई फांस चुभ गई हो। वो एक कदम पीछे हटी। उसके कंगनों की खनक अब उसकी बेचैनी का शोर बन चुकी थी।
उसकी आंखें भर आईं, पर वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि किसी ने उससे न तो सवाल पूछा और न ही कोई जवाब मांगा था। उसके अंदर जैसे दो आवाज़ें लड़ रही थीं, एक वो जो कहती थी कि अयान से बढ़कर कोई नहीं, और दूसरी जो चीखती थी कि अगर मोहब्बत अपनों की इज्जत रौंद कर मिले तो वो सज़ा बन जाती है। मीरा के कदम डगमगाने लगे, उसकी आंखें अब वीना की ओर नहीं बल्कि ज़मीन की तरफ झुकी थीं। वो समझ चुकी थी कि ये रिश्ता अब प्यार का नहीं, दबाव का बन गया है। क्या मीरा अब खुद अपनी आवाज़ उठाएगी, या वीना अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके मीरा की शादी रुकवा देगी? क्या मीरा का मामा किसी दबाव में झुककर इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? क्या अयान को अपनी मां की इस तानाशाही का पता चलेगा? एपिसोड 67, अ गुड बाय और अ बिगिनिंग। वीना अब मीरा के परिवार पर दबाव बना रही थी, उनकी बेइज्जती कर रही थी। जिसे मीरा सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी, उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हालातों ने उसे खामोश रहने का हुक्म दिया था। क्योंकि वो जानती अगर उसने वीना को यहाँ से खरी खोटी सुनाकर अपने मामा की इज्जत का बदला ले भी लिया तो उसे इनाम में पंकज मिलेगा। पंकज का नाम आते ही उसकी रूह कांप उठती थी। वो शख्स जिसे उसकी मामी ने उसके लिए चुना था, जिसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि हक और मर्दानगी की भूख थी। यही सब सोचकर उसने खामोश रहना बेहतर समझा। वीना की बातें लीला के कानों में गूंजने लगी थी कि मीरा अब सिर्फ अयान की दुल्हन बनेगी। लीला की आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई। वो एक ही पल में सब समझ चुकी थी कि ये रिश्ता किसी मामूली लड़के का नहीं बल्कि मुंबई के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अरोड़ा ग्रुप के सीईओ का है। हीरे से जड़े कंगन, भारी भरकम मिठाई के डिब्बे, शगुन के गहने और वीना की बॉडी लैंग्वेज साफ बताती थी कि सामने वाले कौन लोग हैं। लीला का लालच अब उसके चेहरे पर उतर आया था और उसे अपना वो सारा सामान बचता हुआ दिखाई दे रहा था जो वो पंकज के परिवार वालों के देने वाली थी। वो फौरन शंभू के पास गई और धीमी आवाज में बोली, सुनिए जी, अगर इतना बड़ा रिश्ता खुद चलकर आया है तो क्या नुकसान है? हम भी तो चाहते थे कि मीरा के अच्छे घर में ब्याह हो, और इससे अच्छा घर मिलेगा कहाँ? मामा जी ने उसे घूर कर देखा, चेहरे पर अब भी वो अहंकार और ठेस खाई इज्जत की लकीरें साफ थीं। तुम चाहती हो हम अपनी लड़की की शादी उस औरत की मर्जी पर करें जो दरवाजे पर खड़ी होकर हमारी बेइज्जती कर रही है? लीला सकपका गई, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारी। अरे इज्जत का क्या है जी, अगर मीरा उस घर में जाएगी तो इज्जत तो वापस आ जाएगी और हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं वो लोग। मामा जी ने अब एक गहरी सख्त आवाज में कहा, बस लीला, अब एक शब्द और मत बोलना। मेरी भतीजी कोई चीज़ नहीं है जो पैसों के बदले दे दी जाए, और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक किसी के पैसे या ताकत के आगे नहीं झुकूंगा। लीला अब चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मीरा के मामा की आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। जैसे कुछ देर पहले तक वो जो भी सहते जा रहे थे, अब उस सब का बांध टूट चुका था। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, बस बहुत हो गया। पूरा माहौल जैसे ठहर गया। मीरा, लीला, मीनाक्षी बुआ, सरला चाची और खुद वीना सिंह अरोड़ा की आंखें अब मामा जी पर टिक गई थीं। हमने आपको इज्जत दी और आपने उसे अपने घमंड से रौंद दिया। ये हमारा घर है और इस घर में किसी की जबरदस्ती नहीं चलती। उन्होंने हाथ से बाहर की ओर इशारा किया, अपना ये सारा सामान उठाए और इज्जत से लौट जाए। हमारी बेटी कोई नीलामी की चीज़ नहीं है। मीनाक्षी बुआ और सरला चाची तमतमा उठीं। क्या ज़्यादा बोलने की आदत है इस आदमी को? इतनी बड़ी अरोड़ा फैमिली का रिश्ता लौटा रहे हो, वो भी इस बदतमीजी से। लेकिन वीना अब एकदम शांत हो गई थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। उसने धीरे से अपने पास से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। आवाज़ बेहद ठंडी थी। हेलो एसीपी राठौर, में वीना सिंह अरोड़ा बात कर रही हूँ, आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी अपनी टीम के साथ पहुँच जाए। ये सुनकर पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। घर के आंगन में जैसे बर्फ सी खामोशी जम गई थी। मामा जी की आंखों में आग थी और वीना की मुस्कान में ठंडा जहर। पुलिस का नाम सुनकर मीरा के दिल में कई ख्याल उठने लगे। पुलिस क्यों? कहीं मामा जी को जेल तो नहीं। मीरा सोच भी नहीं सकती थी कि ये औरत अपने बेटे को ख्वाहिश के खातिर इतना गिर सकती है। आज उसे पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अयान से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है। अब वीना ने अपने पास से एक फाइल निकाली, बिल्कुल नपे तुले अंदाज में। ये देखिए, इस घर के नए कागजात। अब ये मकान हमारे नाम है। ये देखकर मामा जी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पर ये तो हमारे मकान मालिक का है और हमने उनसे हमें कुछ महीने का वक्त। वीना ने बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ, वही मकान मालिक जिनसे आपने मोहलत मांगी थी। उन्हें डर था कि कहीं आप इस घर पर कब्जा न कर लें, और मैंने उनका डर दूर कर दिया घर खरीद कर। ये घर जिसमें मीरा का परिवार किराए पर रहता था, वो घर वीना ने यहाँ आने से पहले ही खरीद लिया था। पहले वाले मकान मालिक से मामा जी ने कुछ महीने की मोहलत मांगी थी इस घर को खाली करने का लिए, क्योंकि इन्हें यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए थे।
मकान मालिक को डर था कि ये कहीं कब्जा न कर ले, इसी बात का फायदा वीना ने उठाया और ये घर खरीद लिया। अब इसे खाली करवा रही है, वरना पुलिस को बुलाकर मामा जी पर केस बनाने वाली थी कब्जा करने का। अब मामा जी के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए या फिर इस घर को अभी खाली करके चले जाएं, वो भी आज इसी वक्त। अगर मैं ना मानूं तो, मामा जी ने कड़क अंदाज में कहा। तो पुलिस रास्ते में है, वीना ने फौरन जवाब दिया। अब मीरा भी पूरी तरह डर चुकी थी। वो अपने मामा के करीब गई और झुकी निगाहों के साथ होले से बोली, मामा जो मैं अयान से शादी करना चाहती हूँ। तुम क्या चाहती हो क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा, मामा जी ने चीखते हुए कहा और मीरा डर के खामोश हो गई। अरे पति देव क्या कह रहे हो, दिख नहीं रहा वो पुलिस को बुला रही है, इस उम्र में जेल में जाओगे, शोभा देगा आपको। लीला ने मामा जी पास आकर धीरे से बोला। लीला ने पुलिस का नाम लिया ही था कि पुलिस दरवाजे पर आ गई। आज ये पहली बार हुआ था जो मामा जी घर पुलिस ने दस्तक दी है। शंभूनाथ शर्मा तुम ही हो। पुलिस सीधा मामा जी की तरफ बढ़ती है, लेकिन बीच में मीरा आ जाती है और हाथ जोड़कर अपने मामा की तरफ मुंह करके कहती है। मीरा आहिस्ता से बीच में बोलती है, उसकी आवाज़ कांप रही है लेकिन आंखों में हिम्मत है। मामा जी, आप हमेशा मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता, ये शादी मेरी जिंदगी है। मैं अयान से प्यार करती हूँ और अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगी खुद फैसला लेने के लिए। ये सुनकर मामा जी को झटका लगता है। वो मीरा की तरफ देखते हैं। वो वही लड़की है जिसकी परवरिश उन्होंने की थी और आज वो उनके सामने खड़ी है। अगर आपने मुझ पर भरोसा किया होता तो मुझे यकीन है कि आप मेरी शादी जिद में नहीं, प्यार में तय करते, मीरा ने आगे कहा और वीना की तरफ मुड़ते हुए हाथ जोड़कर बोली, मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मैं इसकी मामी इसका साथ दूंगी, पीछे से लीला ने झट से कहा। अब वीना के चेहरे और एक जीत को खुशी थी। उसने आगे बढ़कर मीरा का हाथ नीचे किया और एक कंगना शगुन के तौर पर उसके हाथ में पहना दिया। मामा जी ने मुंह फेर लिया, न उन्होंने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने मन हो मन मीरा से रिश्ता तोड़ दिया था। आंटी प्लीज पुलिस को यहाँ से भेज दीजिए, मीरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अब पुलिस आई है तो खाली हाथ तो नहीं जाएगी, वीना ने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए कहा। मीरा कुछ समझ पाती इससे पहले पंकज और उसके परिवार वालों को इस ड्रामे की भनक लग गई और पंकज उसके माता पिता के साथ घर में घुसा चला आया। ये देख के मीरा के कदम पीछे हो गए और सामने आई वीना एक और जंग लड़ने के लिए तैयार। दरवाजे पर पंकज सिल्क का कुर्ता, मोटी सोने की चेन और आंखों में वही पुरानी अकड़ लिए खड़ा था। नमस्ते मामा जी, पंकज ने जोर से कहा। मेरी आज आपकी भतीजी के साथ शादी है, भूल तो नहीं गए कहीं, सब कुछ तय हुआ था ना। मीरा की सांस रुक गई। उसने मामा जी की तरफ देखा, जिनका चेहरा अब एक ही पल में कड़ा और विवश हो गया था। तो ये सब चल रहा है, उसे माहौल की खबर पहले हो चुकी थी। मेरी होने वाली बीवी का रिश्ता किसी और से तय किया जा रहा है, और वो भी तब जब आज उसकी शादी मुझसे होनी थी। उसकी आवाज़ तेज होती गई। आसपास के लोग अब घर की ओर देखने लगे। मीरा की आंखों में अब खौफ था, लेकिन चेहरा फिर भी शांत। वीना 2 कदम आगे बढ़ी और ठंडे लेकिन सख्त लहजे में बोली, शब्द संभाल कर बोल लड़के, इस घर में अब तेरी ज़रूरत नहीं है। तू जिसे अपनी दुल्हन समझ रहा है वो अब अरोड़ा खानदान की बहू बनने जा रही है। ये सुनकर पंकज हंस पड़ा और कड़वाहट से भरी हंसी के साथ बोला, बहू, पैसे देखकर रिश्ता बदल गए, और तुम लोग भी क्या गजब हो, खुद की इज्जत, बेटी की मर्जी सब बेच दी। अब मीनाक्षी बुआ और सरला भी आगे आई, उन्हें भी अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मीनाक्षी ने आंखें तरेरते हुए कहा, जितनी जुबान चलानी थी चला ली, अब चुपचाप निकल जा, यहाँ बात करने का तुझे हक नहीं है। पंकज ने मीरा की ओर देखा और सीधा उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, कह दो मीरा, क्या तुझे मुझसे शादी नहीं करनी? क्या तेरा दिल भी बेच दिया गया इन पैसों के लिए? अब मीरा की सांसें तेज थीं, उसका चेहरा सख्त, आंखें गीली, लेकिन लरजती आवाज में उसने बस इतना कहा, मैं तुझ जैसे गुंडे से शादी नहीं करना चाहती, मैं अयान से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अब पंकज का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया मीरा को मरने के लिए कि तभी उसके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा। उसका चेहरा थोड़ा झुक गया। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि वीना ने मारा था। पंकज को थप्पड़ खाता देख उसके माता पिता फौरन बेटे के पास दौड़े। इंस्पेक्टर साहब ले जाए इस आदमी को, मेरी होने वाली बहू के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में, वीना ने सख्त लहजे में कहा और पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाने के लिए आगे आई तभी पंकज से हाथ से रोकते हुए कहा, जिसके साथ बदतमीजी हुई है पहले वो तो कबूले। पंकज जानता था मीरा कितनी डरपोक और अपने परिवार से बातें छुपाने वाली लड़की है। उसे पता था जिस दिन उसने उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने की कोशिश की थी वो बात भी उसने घर में नहीं बताई थी। अगर बताई होती तो मामा जी कब का ये रिश्ता तोड़ चुके होते। बोल मीरा, क्या मैंने तेरे साथ कभी बुरा सलूक भी किया है? पंकज ने नर्म लहजे में पूछा। मीरा झट से हाँ कहना चाहती थी, पर यहाँ सभी लोग खड़े थे, उसके मामा भी, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। देख इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, पंकज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा।
मीरा हाँ बोलो, पीछे से वीना ने दबी आवाज में कहा। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि अगर इसने अपना बयान पुलिस को नहीं दिया और वो पंकज को अरेस्ट करके नहीं ले गई तो वो इस शादी को नहीं रोक सकती थी और ये उनकी हार होती। अगर तुमने इसके खिलाफ बयान नहीं दिया तो मैं तुम्हारे मामा के खिलाफ जरूर करा दूंगा, वीना ने धीरे से लेकिन सख्त अंदाज में कहा। ये सुनकर मीरा की सांसें अटक गई और उसने फौरन हाँ कर दी। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे साथ एक नहीं कई बार बदतमीजी करने की कोशिश की है और इतना ही नहीं, इसने मुझे जबरदस्ती वाइन पिलाकर। बस काफ़ी है इतना। वीना ने मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बीच में ही रोका। सुन लिया एसीपी साहब, अपने अब ले जाएं इसे, वीना ने इशारा करते हुए कहा। ये तूने अच्छा नहीं किया मीरा, मैं इसका बदला लूंगा, पंकज ने जाते जाते कहा। वो चिल्ला रहा था और उसकी आवाज़ मीरा के सीने में दफन हो रही थी। अब वीना पूरी तरह जीत चुकी थी। उसमें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बोली, जल्दी सगाई का मुहूर्त निकलवा कर आऊंगी, इंतजार करना। ये कहते हुए उसने अलविदा ले ली। मीनाक्षी और सरला भी उसके पीछे चल दी। ये सब अयान को नहीं पता चलना चाहिए, जाते हुए वीना ने मीरा के कान में फुसफुसाया। वो नहीं चाहती थी कि उसे इस तमाशे के बारे में पता चले को आज उन्होंने खुद यहाँ किया था। लेकिन क्या मीरा इनकी ये बात मानेगी? अयान को हॉस्पिटल में ही खुशखबरी मिल चुकी थी कि उसका रिश्ता अब मीरा से हो गया है और वो बहुत खुश था। 2 दिन बाद अयान अब पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन अपनी कुर्सी पर वापस जरूर आ चुका था। सिर पर एक छोटा सा बैंडेज, चेहरा थोड़ा थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तेज था जो उसकी पहचान थी। कैबिन के अंदर हल्की सी धूप दाखिल हो रही थी, लेकिन अयान की टेबल पर पड़ी डीडी की फाइलें उस धूप को भी ठंडी कर रही थीं। उसने सिर्फ डीडी की वजह से ऑफिस इतना जल्दी ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वो जानता था कि उसके और डीडी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और उसकी पल पल को खबर मिलना जरूरी है। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुका, आंखें कुछ देर के लिए बंद की और फिर मोबाइल कान से लगाकर धीरे से बोला, जो इंस्पेक्टर साहब, मैं अयान सिंह अरोड़ा बोल रहा हूँ। उदयपुर में जो किडनैपिंग हुई थी अलिया की, उस केस के बारे में कोई अपडेट? पुलिस ने उसे अपडेट दी, जिसे सुनकर अयान को कुछ खास सुकून नहीं मिला। वो अब भी अपनी कुर्सी पर पीछे टिका हुआ था, आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग दौड़ रहा था। उदयपुर की पुलिस से बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर चल रहा तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। तभी एक धीमी सी दस्तक ने कमरे की खामोशी को छुआ। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, कोई अंदर दाखिल हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे। अयान की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे की शिकन जैसे एक पल में बदल गई। वो खुशबू, वही सौम्य जानी पहचानी महक जो हवा को भी हल्का और अपना सा बना देती थी। उसने अपनी पलकों को झपकाए बिना हल्के से होठों को हिलाया और पुकारा, मीरा। क्या वाकई में मीरा थी? और वो यहाँ क्यों आई थी? क्या वो आज अयान को उसकी माँ की द्वारा के गई जबरदस्ती और बेइज्जती के बारे में सब बता देगी? मीरा अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने आई थी या सब खत्म करने? अगर ऐसा हुआ तो अयान क्या करेगा? एपिसोड 68, मुस्कान का फ़ोन। अयान अपने केबिन में आलिया के किडनैप केस के बारे में अपडेट लेकर बैठा था। तभी अचानक कमरे में किसी ने दस्तक दी। उसकी खुशबू ने अयान के जहन में अपनेपन का एहसास घोल दिया। वो मीरा थी जो आज अयान से मिलने आई थी। उसने पास जाकर देखा कि अयान कुर्सी पर आंखें बंद करके शायद सो रहा है, इसलिए उसने जाना बेहतर समझा कि तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा एकदम से चौंक गई जब अयान ने उसे अपनी तरफ घुमाया तो देखा उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, लेकिन वही प्यारी मासूमियत जिसे वो हमेशा दिल में छुपाकर बैठा रहा। अयान ने अपनी हथेली धीरे से उठाई और बहुत नरमी से उसके गाल से बहते आंसुओं को पोंछा। उसके स्पर्श में सुकून भी था और एक अदृश्य माफी भी। कमरे में कुछ देर की खामोशी थी, सिर्फ 2 दिलों की धड़कनों की आवाज़ें थीं और मीरा की रुक रुक कर आती सांसें। अयान अब भी उसके आंसू पोंछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल तैर रहे थे। उसने मीरा की ठोड़ी को हल्के से उठाया और बहुत सधी, धीमी आवाज़ में पूछा, मीरा, अब क्यों रो रही हो? मीरा की पलकों से 2 आंसू और गिर गए। उसकी उंगलियों ने अयान की हथेली को और कसकर थाम लिया, जैसे अब अगर छोड़ा तो शायद फिर कभी न पकड़ पाए। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, लेकिन सच से भरी हुई। क्योंकि अगर तुम्हारी माँ उस दिन नहीं आती तो शायद आज मेरी शादी उस घटिया आदमी से हो चुकी होती। अयान का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों भर आए, लेकिन उसने खुद को रोका क्योंकि इस वक्त मीरा को उसका गुस्सा नहीं, उसका साथ चाहिए था। मीरा अब बोलती जा रही थी, जैसे हर लफ्ज़ उसके अंदर से टूटकर निकल रहा हो। मैंने हिम्मत की थी, इंतज़ार किया था, तुमने कहा था तुम लौटोगे, लेकिन 2 हफ्ते बीत गए और कोई खबर नहीं आई। सबने कहा कि तुम भाग गए हो और मेरे मामा, मेरी मामी, उन्होंने मेरी चुप्पी को मेरी रजामंदी मान लिया। वो मुझे उस इंसान से बांधने जा रहे थे जिसे मैं देखना भी नहीं चाहती थी। अयान। अब मीरा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, उसके दिल में सुकून और आंखों में ठंडक थी। तुम ठीक हो अब? मीरा में अयान के सर पे लगी चोट को छूते हुए कहा। इसके जवाब में अयान ने हाँ में सर हिला दिया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कुर्सी की ओर ले गया और बड़े इत्मीनान से खुद भी उसके सामने बैठ गया।
अयान अब थक कर नहीं बल्कि चैन से मुस्कुरा रहा था। अब बताओ, और कोई प्रॉब्लम बाकी है क्या मिस मीरा? मीरा पहली बार हल्का सा मुस्कुराए। चेहरे पर अब नमी नहीं बल्कि एक नर्म सी शरारत थी। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, मीरा ने शरारती भरे अंदाज में कहा। तुम्हारी माँ ने कहा है कि उन्हें मुझे शॉपिंग पर ले जाना है, लेकिन सच बताऊं, मेरी चॉइस बहुत बेकार है। मैं अपने लिए कभी कुछ चूज ही नहीं कर पाती, सब कुछ हमेशा मामी ही लाती थी मेरे लिए। अयान ने उसकी बात सुनते ही थोड़ा सर पीछे झटक कर हंसी रोकी और आंखें मटकाते हुए बोला, फिर तो मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरी चॉइस भी बहुत ही खराब है। क्या अब क्या होगा? मीर के चेहरे पर थोड़ी टेंशन आ गई। लेकिन हाँ, मैंने लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी सेलेक्ट की है, अयान ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या? उद्धरण चिन्ह तुम? अयान ने झट से कहा। मीरा अब खुलकर हंसी, वो हंसी जिसमें राहत थी, प्यार था और दो दिलों की साजिश भरी दोस्ती। तो फिर क्या करें, अब मेरी मदद कौन करेगा? मीरा ने आंखें चमकाते हुए पूछा। अयान मुस्कुराया और बोला, एक काम करते हैं, दोनों मिलकर तुम्हारी मामी को मना लेते हैं कि वो भी हमारे साथ चले। मीरा खिलखिलाई और उसकी मुस्कान अब कमरे की ठंडी दीवारों को भी गर्म कर रही थी। दोनों ही काफी देर तक बातें करते रहे, उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ कि तभी नैना ने आकर अयान को मीटिंग के लिए अलर्ट किया। मे आई कम इन सर? नैना ने दरवाजे को नोक करते हुए कहा। यस, अयान ने परमिशन दी। वो अंदर आई कि तभी मीरा अपनी जगह से उठते हुए बोली, काफी देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। हाँ बस थोड़ी देर, एक मीटिंग है, उसके बाद हम साथ चलेंगे, अयान ने उस रोकते हुए कहा। नहीं एक्चुअली अब मैं सीधा घर जाऊंगी, शाम में मिलते हैं, मीरा ने आंखों को छोटा करते हुए कहा। ओक, टेक केयर, अयान ने मुस्कुरा हुए कहा। नैना ने भी मीरा को रिस्पेक्ट के साथ बाय बोला और वो केबिन से बाहर निकल गईं। हाँ तुम कुछ कह रही थी नैना? अयान ने बिना उसे देखे धीमे स्वर में कहा, लेकिन वो खामोश थी। बोलो नैना, अयान ने दोबारा कहा। नैना ने सामने आकर कहा, सर, ब्रांड लाइसेंसिंग मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, कॉन्फ्रेंस रूम में सभी मेहमान पहुंच चुके हैं। मुस्कान मैम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हैं। नैना ने एक सांस में कहा, क्योंकि वो भी जानती थी कि अयान को डीडी के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर अयान ने गहरी सांस ली, मोबाइल लॉक किया और कुर्सी से उठते हुए बोला, चलो देखते हैं डील में कितना सोना है और कितना जहर। नैना ने धीरे से फाइल को डेस्क पर रख दिया और बाहर चली गई। डेस्क पर डीडी के साथ साइन किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था, जिसके हर शब्द में एक साजिश छुपी थी। मैं जानता हूं डीडी, तुम कुछ तो जरूर करोगी, क्योंकि तुम्हारा इतिहास कभी सीधा नहीं रहा है, लेकिन अब तुम्हारा हर कदम मेरी नज़रों के नीचे होगा। तुम्हारी एक गलती और तुम्हारे पूरे साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। अयान ने टेबल पर हाथ रखते हुए कहा। अरोड़ा ग्रुप का ऊपरी फ्लोर कॉन्फ्रेंस विंग, सुबह 11:15। रूम के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। पहले दरवाज़ा खुला, हल्के स्लो मोशन में मीनाक्षी बुआ भीतर दाखिल हुई, शालीनता से कोट संभालते हुए, और उनके पीछे थे राजेश फूफा, जिनकी आंखों में हमेशा की तरह आंकलन झलक रहा था। प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उन्होंने बुआ के कान में धीमे से कहा। कुछ ही सेकंड बाद डीडी ग्रुप की तरफ से एंट्री हुई। रणवीर की स्याह चश्मे और ग्रे कोट में, और कुछ खास मेंबर भी साथ थे। बिल्कुल बिजनेस लुक में, मगर चालाकी उसके हर कदम में झलक रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम की कुर्सियां एक एक करके भरती जा रही थीं, एक तरफ अरोड़ा ग्रुप, दूसरी तरफ डीडी ग्रुप। मुस्कान पहले से वहां मौजूद थी। उसने अपनी स्लाइड्स चेक की, प्रोजेक्टर चालू किया और पानी का ग्लास अपने सामने सेट किया, हर चीज़ एकदम पेशेवर अंदाज में। आज वो खुद प्रेजेंटेशन देने जा रही थी। फिर दरवाज़ा दोबारा खुला, हल्की सी खामोशी पूरे कमरे में फैल गई। अयान अंदर आया। सफ़ेद शर्ट, नेवी ब्लू सूट और वो तीखी निगाह जो सीधे मुस्कान पर जा टिकी। दोनों की नज़र मिली। मुस्कान ने ज़रा सी मुस्कराहट दी, लेकिन अयान बिना रिएक्शन दिए सीधे जाकर उसकी ठीक सामने वाली हेड सीट पर बैठ गया। उसकी मौजूदगी से पूरे रूम में एक अलग वजन उतर आया। अरोड़ा ग्रुप का कॉन्फ्रेंस रूम आज पूरी तरह सेट था। शीशे की दीवारों से झांकती मुंबई की ऊंचाई, राउंड टेबल पर सजी मिनरल वाटर की बोतलें, लेड स्क्रीन पर लिखा था, ब्रांड लाइसेंसिंग प्रपोजल डीडी गोल्ड एक्स अरोड़ा ग्रुप। मुस्कान ने हल्के ग्रे रंग का फॉर्मल सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक कॉर्पोरेट मुस्कान थी, पेशेवर लेकिन छुपी हुई मक्कारी से भरी। उसमें प्रेजेंटेशन शुरू की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, as per today's agenda, I'll be walking you through the structure of our brand licensing model where Aroda Group will represent DD Gold's premium segment globally. वो स्क्रीन पर क्लिक करती जाती और ग्राफिक्स, चार्ट्स और लॉजिस्टिक स्लाइड्स एक के बाद एक सामने आते। लेकिन अयान उस वक्त टेबल पर बैठे हुए भी हाजिर नहीं था। उसकी दोनों उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर चल रही थीं। उसकी आंखों में हल्की सी शिकन उभरी थी। उसका दिमाग कहीं और था। वो मुस्कान की आवाज़ सुन रहा था, पर सुन नहीं रहा था। हमारे हर ज्वेलरी बेस्ट मॉडल के साथ शूट को जाएगी। मुस्कान बोलती रही, मुस्कुराती रही, लेकिन उसका ध्यान बार बार अयान और जा रहा था।
साथ ही उसे गुस्सा आ रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और ये है कि फ़ोन में लगा है, ये सब इसे मजाक लगता है क्या। जब अयान रूम में इंटर हुआ था तब सबका ध्यान उस पर गया था, लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि खुद मुस्कान ने भी ये नहीं देखा कि उसने टेबल से उसका ही फ़ोन उठाया था और अब वो मुस्कान का ही फ़ोन चला रहा था। और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो जानती थी अयान डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अयान उसका हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम की रोशनी ठंडी थी, लेकिन अयान की नज़रों के पीछे कुछ गर्म पक रहा था। एक बार अपने भतीजे को देखो ज़रा, मीटिंग चल रही है और भाई साहब फ़ोन से चिपके हुए हैं, ज़रूर वही लड़की होगी। राजेश ने धीरे से बगल में बैठी मीनाक्षी के कान में कहा। सही तो है, लगे रहने दो इसे आशिकी में, मीनाक्षी ने धीरे से कहा। रणवीर भी अयान को नोटिस किए जा रहा था। उसे अयान से नफरत थी और वो ये भी जानता था कि मायरा इसी के पास है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इस बात का उसे ज़्यादा गुस्सा था। कॉन्फ्रेंस रूम में मुस्कान की प्रेजेंटेशन खत्म होने ही वाली थी कि कमरे का माहौल थोड़ा ढीला पड़ने लगा था। कुछ लोग नोट्स समेट रहे थे, कुछ पानी का ग्लास उठा चुके थे। तभी रणवीर की जेब में रखा मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उसने एक निगाह मुस्कान और अयान की तरफ डाली, फिर बिना शोर किए अपनी कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अयान जो सबको ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी हरकत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही रणवीर ने दरवाज़ा बंद किया, अयान भी उठ गया और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर एक पतला कॉरिडोर था, जहां से शहर की खिड़कियों के पार रोशनी छिनती थी। रणवीर फ़ोन पर धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पल पल में बदला रहे थे। न अयान कुछ दूरी पर था, लेकिन हर शब्द उसके कानों में साफ उतर रहा था। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा सख्त हो गया। उसकी बात सुनने के बाद अयान अब चुपचाप वापस लौटा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी सीट पर बैठ गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ मिनट बाद मीटिंग खत्म हुई। एक एक करके सभी लोग उठने लगे। मीनाक्षी बुआ और फूफा जी सबसे पहले निकले। रणवीर ने फ़ोन जेब में रखकर सीधे बाहर का रुख किया। मुस्कान भी लैपटॉप समेट कर जा रही थी। तभी अयान की आवाज़ गूंजी, धीमी मगर ठोस। मुस्कान, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। शो सर, उसने मुंह टेढ़ा करते हुए बोला। मुस्कान अब अयान के सामने खड़ी थी। थोड़ी सी उलझन, थोड़ा डर और ढकी हुई चालाकी उसकी आंखों में चमक रही थी। अयान बिना कुछ बोले उठा, धीरे धीरे कमरे के एक कोने में लगे डिजिटल गेट की तरफ बढ़ा। उसने अपना अंगूठा उस गेट के स्कैनर पर रखा। एक्सेस ग्रांटेड की हल्की सी बीप सुनाई दी। गेट अंदर से लॉक हो गया। जैसे ही ये आवाज़ मुस्कान के कानों में गूंजी, उसे कुछ और सुनाई देना बंद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने गेट क्यों लॉक किया है, करना क्या चाहता है ये। अब अयान पलटा, धीमे कदमों से वापस आया और टेबल पर रखी चाकू नाइफ उठा ली, वो जो बस शोपीस लगती थी, लेकिन धार अब भी पैनी थी। अयान ने चुपचाप वो चाकू अपनी हथेली में घुमाई और उसे अपने दाहिने अंगूठे पर रख दिया। मुस्कान के चेहरे की रंगत उड़ गई। तुम जानती हो ना, ये गेट अब सिर्फ मेरे थंबप्रिंट से ही खुलेगा। अयान की आवाज़ बेहद ठंडी थी। वो मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मुस्कान में कोई रहम नहीं था। अगर मैंने अपना ये अंगूठा काट दिया तो न तुम बाहर जा पाओगी, न कोई अंदर आ पाएगा। अयान ने गेट अपने थंबप्रिंट से लॉक कर दिया था और अगर उसने अपना अंगूठा काट लिया तो ये गेट नहीं खुल सकता था। लेकिन मुस्कान को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कोई कह रहा है। कहीं इसे डीडी के बारे में तो नहीं जानना। तो तुम मुझे अंदर रोककर क्या करना चाहते हो मिस्टर अयान सिंह अरोड़ा? मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ सवालों के जवाब। अब बोलो, मेरे सवालों का जवाब दोगी या मैं वो करूं जिससे ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए? बिकॉज आई डोंट माइंड ब्लीडिंग। जब तक तुम सच उगलो। अब कमरे में सन्नाटा ठहर गया था, बस घड़ी की टिक टिक और मुस्कान की उखड़ती सांसें। लेकिन अगले ही पल मुस्कान बिल्कुल बेफिक्र थी। उसने एक लंबी सांस ली, बैग को एक ओर रखा और धीमे कदमों से वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठी। फिर कुर्सी की पीठ पर अपना सिर टिकाया, जैसे किसी कॉफ़ी ब्रेक का लुत्फ ले रही हो। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन जरा भी डर नहीं। फिर उसने होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी, एक जहर भरी, शांत और धीमी मुस्कान, जैसे बर्फ में छुपी आग। मुस्कान वो छुरी है जिसे कोई घिस नहीं सकता। तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते हो, कोई बात नहीं अयान, तुम चाहे कुछ भी करो, खुद को भी चोट भी पहुँचा लो, मैं तो यहाँ दिन भी गुजार सकती हूँ और रात भी। उसने ज़रा झुककर टेबल पर कोहनी टिकाए और धीमे स्वर में आगे कहा। तुम्हारी इन हरकतों से मेरी सेहत पर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। इस पर अयान ने नाइफ को टेबल पर फेंका और उसकी तरह मुस्कुराते हुए देखा। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? अयान ने मुस्कान को उसके फ़ोन को स्क्रीन दिखाते हुए बोला, जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह गई। उसने चेहरे की रंगता उड़ गई। अब उसकी हालत ऐसी थी जैसे आसमान उसके सर पर टूट गया हो। आखिर क्या दिखाया था अयान ने उसके ही फ़ोन में? क्या सवाल थे अयान के? और क्या मुस्कान इनके सही सही जवाब देगी? क्या ये गेट खुलेगा? खुलने के बाद क्या अयान कोई मुसीबत में पड़ेगा? रणवीर ने किससे और क्या बात की थी? वो बातें डीडी से जुड़ी थी या किसी और से? एपिसोड 69 अयन का नेक्स्ट स्टॉप रणवीर।
अयान ने गेट अपने थंबप्रिंट से लॉक कर दिया था और मुस्कान से कुछ सवालों के जवाब चाहता था, लेकिन वो भी कम अड़ियल नहीं थी। उस यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी अयान ने उसकी फ़ोन स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर वो हिल गई। तुम्हारा अगला क्लाइंट ब्रूस से मीटिंग 2 घंटे बाद शुरू होनी है, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। लो, चेक कर लो, मैसेज भी तुमने खुद भेजा है। मुस्कान ने फ़ोन लिया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डियर मिस्टर मिकाइल, लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट इन 2 आवर्स एज पर आवर शेड्यूल्ड वर्चुअल स्लॉट। MK। उसके चेहरे का रंग जैसे किसी ने रबर से मिटा दिया हो। आंखें तेजी से स्क्रीन पर दौड़ रही थीं, उंगलियां कांप रही थीं। मुस्कान को लगा था कि वो इस कमरे में सिर्फ जवाब देने से बच जाएगी, पर अयान जानता था सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि कभी कभी कुछ उगलवाने के लिए उसकी कमज़ोर नस पकड़नी होती है। मुस्कान सिर्फ DD के लिए काम नहीं करती थी, उसका खुद का एक ब्रांड था, एक इंटरनेशनल मेकअप लाइन जिसकी मार्केटिंग विदेशों में थी। और वहाँ वक्त सबसे बड़ा धर्म था। अयान ने जानबूझकर मुस्कान के फ़ोन में घुसकर उसकी क्लाइंट्स की लिस्ट, टाइम स्लॉट्स, सब कुछ स्कैन किया और एक फर्जी मीटिंग उसी के नाम से सेट कर दी, सिर्फ उसे घुटनों पर लाने के लिए। मुस्कान की साख, उसकी कंपनी, उसका इंटरनेशनल चेहरा, अब सब अयान की बंद मुट्ठी में था। ये मैसेज मैंने नहीं भेजा, ये मीटिंग आज नहीं थी। मुस्कान के शब्दों में घबराहट साफ थी। वो एक झटके से खड़ी हो गई, उसकी कुर्सी जोर से पीछे सरक गई और दीवार से जा टकराए। मुस्कान के हाथ से अब फ़ोन गिर चुका था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अभी कुछ देर पहले तक जो मुस्कान कुर्सी पर सर टिकाए बैठी थी, अब वही आग बन चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन में घुसने की, उसने एक चीख सी आवाज़ में कहा। अगले ही पल वो झपटी, उसका दायां हाथ बिजली की तरह उठा, एक जोरदार मुक्का अयान के चेहरे की तरफ बढ़ा, लेकिन चटाक, अयान ने उसके हाथ को हवा में ही थाम लिया। लोहे जैसी उसकी पकड़ में वो हाथ अब कांपता हुआ रुक गया। मुस्कान में अयान की आंखों में देखा, शांत लेकिन बेहद सख्त निगाहों थीं। अभी इन ड्रामों का टाइम नहीं है। अयान के शब्दों में न तो नरमी थी और न ही माफ़ी, बस एक सर्द सीधा वार था। तुमसे सिर्फ जवाब चाहिए, अयान ने तीखे लहजे में कहा। मुस्कान में अब कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसकी नज़रें बताती थीं कि वो अंदर से हिल चुकी थी। पल भर की चुप्पी में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। कमरे की गर्मी अब और घनी लग रही थी, कांच की खिड़कियों के उस पार जैसे पूरा शहर थम गया था। तुम्हें पता है इससे मेरे ब्रांड की इंटरनेशनल साख पर क्या असर पड़ सकता है? मुस्कान का चेहरा अब लाल हो चुका था, गुस्से, चिंता और हार का रंग। वो अब जरा भी शांत नहीं थी। अयान ने हल्के से उसका हाथ छोड़ा और उसकी आंखें सीधी मुस्कान की आंखों में गड़ी थीं। देखो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, चुपचाप से मेरे सवालों के जवाब दो और जाओ यहाँ से, अयान ने ऊंचे लहजे में बोला। कमरा अब गर्म था, मुस्कान के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें झलकने लगी थीं। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वक्त की रेत अब उसकी मुट्ठी से फिसल रही थी। मुस्कान का चेहरा अब गुस्से और हार की उलझन से भरा हुआ था। वो एक झटके से कुर्सी पर वापस बैठ गई। उसकी चाल में अब वो अकड़ नहीं थी, सिर्फ खींच और थकान थी। उसने नज़रें नीचे कर लीं, आंखें अब सीधे अयान की ओर देखने से कतरा रही थीं। उसके हाथ अब उसकी ही हथेलियों को मसल रहे थे, जैसे उंगलियों के पोरों में दबी बेचैनी को दबाकर मार देना चाहती हो। फिर एक भारी सांस लेते हुए धीरे से बोली, पूछो, क्या पूछना है? मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। तुमने मेरे बिजनेस, मेरी इज्जत और मेरे पेशेवर टाइम को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। उसने एक कदम बढ़ाया, टेबल पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा झुका। उसका चेहरा अब ठीक मुस्कान के सामने था। सिर्फ एक सवाल, बस एक, असली DD कौन है? उसका लहजा इतना सीधा और ठंडा था कि जैसे उसने कोई गोली नहीं, सीधा कलेजे में खंजर भोंक दिया हो। मुस्कान ने कुछ सेकंड चुप रहकर खुद को काबू में किया। उसका सिर अब भी नीचे था, लेकिन आवाज़ में पहले से ज़्यादा ठंडापन था। मैंने उस रात बस तुम्हें परेशान करने के लिए कहा था कि असली DD कोई और है, जबकि सच्चाई ये है, DD सिर्फ एक है, दुर्गा देवी। अयान अब भी टेबल पर झुका खड़ा था, लेकिन ये बात सुनकर उसका खून खोल उठा। उसका मन तो कर रहा था अभी इसका गला दबा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी भौहें तन चुकी थीं, उसकी आंखों में गहराई बढ़ गई थी और मुस्कान की बातों पर विश्वास का कोई अंश नहीं था। उसने एक ठंडी हंसी के साथ मुस्कान की आंखों में देखा। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से यकीन कर लूँगा? मुझे पागल समझा है क्या? वो सीधा खड़ा हुआ और फिर से मुस्कान पर नज़रें गड़ा दीं और अगला सवाल उसके पर मारा। तो फिर ये बताओ, उस रात एयरपोर्ट पर वो स्पेशल कार किसके लिए थी, जिस पर DD का जलता हुआ सूरज का निशान था? कौन आया था जिसे उस कार में पूरे इज्जत से लाया गया? ये सुनकर मुस्कान की पुतलियां एक पल को स्थिर हो गईं। उसके चेहरे का रंग एकदम सपाट, लेकिन उसकी उंगलियां फिर से अपनी हथेलियों को मसल रही थीं। मुस्कान ने लंबी सांस लेकर खुद को संभाला और बोली, वो लोग DD के खास आदमी थे, बस क्लाइंट। हर 4 दिन बाद कोई न कोई बड़ा क्लाइंट आता ही रहता है। तो क्या तुम हर किसी को DD समझने लगोगे?
उसका लहजा एक बार फिर तंज से भरा था, मानो अब वो बात को मजाक में मोड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अयान चुपचाप खड़ा रहा। चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, सिर्फ गहरी, गुस्से से सुलगती हुई निगाहें। एक पल बाद उसने धीरे से कहा, अच्छा तो फिर उस रात उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? क्यों मेरी कार पर गोली चलाई गई? क्यों ट्रक भेजा गया मेरी जान लेने के लिए? अब अयान की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो चुकी थी, उसके अंदर की जली हुई रगें तड़कने लगी थीं। अयान के इस तीखे सवाल के बाद अचानक कमरे में एक अजीब सी हंसी गूंजी। मुस्कान हंस रही थी, धीरे धीरे, फिर खुलकर, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी चमक रही थी। अयान ने उसकी ओर देखा, चेहरे पर हैरानी साफ थी। अयान अब भी शांत था, लेकिन उसकी भौहें टेढ़ी हो चुकी थीं। उसे गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें पूछ रही थीं, ये हंसी किस बात की है? मुस्कान ने कुर्सी पर पीठ टिकाए और थोड़ी झुककर बोली, अगर तुम दीदी जैसे माफिया की स्पेशल कार का पीछा करोगे तो फूल तो वो नहीं बरसेंगे ना अयान? हमला तो होगा ही। अयान ने गहरी सांस ली और एक पल सोचा, फिर अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं उनका पीछा कर रहा था? अब मुस्कान मुस्कराते हुए उठी, धीरे धीरे कमरे में टहलते हुए बोली, क्योंकि मैं खुद उन्हीं कार में से एक में थी उस रात। हमें पता था कि कोई पीछा कर रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो तुम हो। अब मुस्कान सिर्फ जवाब नहीं दे रही, खेल पलट रही है। अयान जो अब तक सवाल कर रहा था, अब खुद चौंक गया है। अब अयान की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने एक कदम पीछे खींचा, जैसे किसी छुपे हुए बम की पिन खींच ली गई हो। और बाद में, मैंने ही तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया था। उसकी आवाज़ में अब तंज के साथ एक अजीब सी अपनायत भी थी, जैसे वो दिखा रही हो कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन पूरी तरह दोस्त भी नहीं। होश आने के बाद कौन तुम्हें लाया, इस बात से शायद तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, और न ही तुम्हें ये जानने में इंटरनेट था कि जान बचाने वाला कौन है। मुस्कान ने उसे देखते हुए कहा। ये सच था कि मुस्कान ने उस रात अयान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि अरोड़ा और दीदी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। अगर अयान को कुछ हो जाता तो नुकसान दीदी का भी होता। अयान अब पूरी तरह चुप था। उसकी नज़रें अब मुस्कान के चेहरे से हट नहीं रही थीं। तो मिस्टर अयान सिंह अरोड़ा, अब अगला सवाल पूछोगे या मैं जा सकती हूँ? कमरे में चुप्पी थी, लेकिन मुस्कान की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। उसके तीखे शब्द अयान की आंखों में तैरती हुई हर बात का जवाब बनकर उभर रहे थे। मगर अयान बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो मुस्कान की हर चाल को पहले ही पढ़ चुका हो। बिना एक शब्द बोले उसने टेबल पर पड़ा एक छोटा सा काला रिमोट उठाया और उसकी एकलौती सिल्वर बटन को दबा दिया। क्लिक। पीछे से एक धीमी सी बीप की आवाज़ आई और भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक गेट एक धीमी घूं-घूं की आवाज़ के साथ खुलने लगा। मुस्कान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी गर्दन झटके से मुड़ी और वो चौंक कर रिमोट की ओर देखने लगी, जो अब तक उसकी आंखों के सामने रखा था, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी कि असली चाबी वही है। मतलब, ये गेट तुम्हारे थंबप्रिंट से नहीं, इस रिमोट से खुलता है, मुस्कान ने भावों को चढ़ाते हुए कहा। अयान ने बिना कुछ कहे बस नज़रों से मुस्कान को देखा, एक शांत मुस्कान जिसमें चेकमेट जैसा एहसास था। गुस्से से तिलमिलाती हुई मुस्कान कुर्सी से उठी, तेज कदमों से चली और दरवाजे तक पहुंचते ही रुक गई। उसने पीछे मुड़कर अयान को देखा, उसकी आंखों में अब चिंगारियां थीं। देख लूंगी तुम्हें, याद रखना, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहते हुए वो तेजी से बाहर निकल गई। अयान वहीं खड़ा रहा, रिमोट को हाथ में घुमाते हुए, और धीरे से बुदबुदाया, तुम देखती रहो, मुझे सिर्फ देखती, बिगाड़ कुछ नहीं पाओगी। रात हो चुकी थी, अयान अब भी उसी रूम में था, कमरा अब खाली था। मुस्कान जा चुकी थी, अब सिर्फ एक गहरी खामोशी वहां पसरी थी। अयान वहीं खड़ा था, टेबल पर रिमोट अब भी उसकी उंगलियों के बीच था, लेकिन उसकी आंखें अब शून्य में कहीं गुम थी। वो धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। हर कदम के साथ उसके दिल और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई दीदी कोई और नहीं, सिर्फ दुर्गा देवी ही है? या फिर मुस्कान झूठ बोल रही थी, या वो उस दिन झूठ बोल रही थी? क्या मैं दीदी की परछाई को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ? क्या अब मैं भी एक झूठ के पीछे भाग रहा हूँ? वो अपनी कुर्सी के पास लौटा, बैठा नहीं, बस एक हाथ से कुर्सी को पकड़े खड़ा रहा। चेहरे पर अब भी सवालों की हलचल थी। फिर धीरे से बोला, नहीं, जब तक हर शक मिट नहीं जाता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुस्कान सच बोल रही थी तो भी साबित करना होगा, और अगर झूठ बोल रही थी तो उसकी असलियत भी सामने लानी होगी। उसने खुद से वादा किया कि वो इस सच की तह तक जाएगा। उसके अंदर की लड़ाई अब ठंडी नहीं थी, अब वो एक नई योजना के साथ आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब के साथ उसे रणवीर का ख्याल आया, जो आज मीटिंग के बीच से उठकर गया था किसी से कॉल पर बात करने। चलो अब जरा रणवीर से मुलाकात हो जाए, अयान ने कहते हुए अपन कोट कुर्सी पर से उठाया और हाथ पे लटकाते हुए बाहर निकल गया। वो कार तक पहुंचा ही था कि अचानक अर्जुन का कॉल आया। अयान ने रिसीव किया। उधर से अर्जुन ने कुछ कहा, जिसके जवाब में अयान ने कहा,
अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई हुई तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन ने अयान को क्या बताया था? डीडी का क्या सच था और क्या झूठ? इस बात का पता अयान कैसे लगाएगा? अयान रणवीर से क्यों मिलना चाहता था? एपिसोड 70 नया टीचर पुराना दुश्मन। अयान रणवीर से अब मिलने जा रहा था को तभी अचानक उसे अर्जुन का कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमका, अर्जुन कॉलिंग। हाँ अर्जुन, बोलो, अयान ने तेजी से कहा, जैसे वक्त हाथ से फिसल रहा हो। अर्जुन की आवाज़ गंभीर थी। सर, मुझे कुछ बताना है, जो मैं आपको उस वक्त नहीं बता सका जब आप हॉस्पिटल में थे। अयान का चेहरा थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन माथे पर लकीरें गहराने लगी। क्या हुआ था अर्जुन? सर, उस दिन मायरा डीडी की हवेली के बाहर तक पहुंच गई था। उसने डीडी से मिलने की कोशिश की थी। उद्धरण चिन्ह। अयान का हाथ जो कार का दूर खोल रहा था एक पल के लिए ठिठक गया। क्या मायरा डीडी से मिलने गई थी? जी सर, और मुझे लग रहा है डीडी की जासूस और कोई नहीं मायरा ही है, अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ये सुनकर अयान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो सिर्फ मायरा को सामने देखना चाहता था। मैं आ रहा हूं, अयान ने गुस्से से कहा और कॉल कट कर दी। अर्जुन को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी जिसे उसने बिना पक्का किए अयान तक पहुंचा दी थी। मायरा उस दिन सिर्फ अयान का पता करने के लिए डीडी के पास मजबूरी में जा रही थी। थोड़ी ही देर में अयान विला पहुंच गया। विला का दरवाज़ा जैसे ही खुला, मायरा, जो लिविंग रूम के कोने में किताब लिए बैठी थी, फौरन खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हैरानी, राहत और खुशी का मिला जुला तूफान था। अयान, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन कांपती हुई थी। वो भागकर उसके पास जाना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी, तुम ठीक हो ना? लेकिन अयान के चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ गहराई से देखने वाली निगाहें जो सीधा मायरा की आत्मा तक उतर रही थीं। तुम डीडी से मिलने गई थी? क्यों? अयान ने सीधा सवाल किया। ये सुनकर मायरा ठिठक गई। उसका पूछने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे उसने कोई जुर्म किया हो। तुम इस तरह क्यों पूछ रहे हो? मायरा ने आंखों में झिझक लाते हुए पूछा। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया, आवाज़ में अब सख्ती थी, दर्द छिपा हुआ था। क्यों गई थी डीडी की हवेली तक? कहीं तुम उसी के लिए तो नहीं काम कर रही? इस बात में मायरा को अंदर तक चीर कर रख दिया था। हर सवाल एक तमाचे जैसा गिर रहा था मायरा के चेहरे पर। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, लेकिन अयान उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हें सबसे छुपाकर इस विला में रखा ताकि कोई तुम्हें तकलीफ न दे सके, और तुम उन्हीं के पास चली गईं जिनसे मैं तुम्हें बचा रहा था। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मायरा ने गुस्से से कहा। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि ये कहना उसके लिए इतना आसान नहीं था। नहीं बताऊंगी क्यों गई थी, बताओ क्या करोगे, मुझे घर से निकालोगे? निकाल दो, मायरा ने निडर बनते हुए कहा। शक करने की वजह तो तुमने भी मुझे दी थी, पर क्या तुमने क्लियर करा जो तुम मुझसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन दूंगी? मायरा अब उस रिकॉर्डिंग की बात कर रही थी जो अयान ने बादशाह के साथ बात की थी। ये सुनकर अयान ने अपना सर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, उस बात को बीच में मत लाओ। क्यों ना लाओ? हाँ बोलो, क्यों नहीं लाओ उस बात को? मायरा ने बुलंद आवाज करते हुए बोला। अयान ने अब मुंह फेर लिया। अब दोनों खामोश खड़े थे। फिर मायरा ने थोड़ी देर ठहरकर सोचा और बोली, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। वो जा ही रही थी कि अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कल शाम तक तुम कहीं नहीं जाओगी, उसने कहा, और एकदम से हाथ छोड़ के गेट की तरफ जाते हुए अर्जुन जो वही कुछ दूरी पर खड़ा था बोला, इस पर नज़र रखो, कल शाम तक ये विला से बाहर नहीं जानी चाहिए। अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मायरा पीछे से चिल्ला रही थी, लेकिन अयान ने बिना देखे बस चलता चला गया। क्या वो सही कर रहा था? उसने कार में बैठते हुए सोचा और सीट बेल्ट लगाते हुए खुद से बोला, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। रणवीर, जिसकी बात अयान ने सुनी थी, उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे। फ्लैशबैक। मायरा अयान के विला में है। जैसे ही कल सुबह वो निकले, उसे किडनैप करके मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे खुद से अलग नहीं होने दूंगा। उसी की वजह से मैंने डीडी ग्रुप ज्वाइन किया था। अगर वो मुझे नहीं मिली तो किसी पर उसका कोई हक नहीं होगा। अयान ने जानबूझकर मायरा पर शक करने का नाटक किया था क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी बात आसानी से नहीं मानेगी। जब वो मायरा से आखिरी बार मिला था तो उसकी बहस हो गई थी उस रिकॉर्डिंग की वजह से, इसलिए अयान को ये सब करना पड़ा मायरा को घर में रोकने के लिए। अब अयान सीधा रणवीर से मिलने जा रहा था। मुंबई की रात गहरी थी और उसकी चमक के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ था। अयान की कार धीमे से एक हाई प्रोफाइल नाइट क्लब के सामने आकर रुकी। बाहर रंगीन लाइट्स की चमक थी, लोग हंसते, पीते और नाचते हुए अंदर जा रहे थे। लेकिन अयान का चेहरा पूरी तरह शांत था। उसके भीतर एक ही आग जल रही थी, रणवीर। वो क्लब में दाखिल हुआ। तेज म्यूजिक की बीट्स, नीली और लाल लाइट्स का घुमाव और धुएं से भरी हुई हवा, पर उसकी नज़रें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं। और तब एक कोने में वीआईपी सेक्शन में, एक लंबी चमचमाती बॉटल हाथ में लिए, रणवीर अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए नशे में डूबा बैठा था।
आंखें आधी खुली हुई, कपड़े थोड़े बेतरतीब, चेहरे पर वही घमंड और लापरवाही की परत। वो किसी लड़की के कान में कुछ फुसफुसा रहा था और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। अयान उसकी ओर बड़ा, भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ, हर कदम पर उसका गुस्सा और शिकंजा कसता जा रहा था। रणवीर ने अचानक अयान को देखा। पहले तो कुछ पल के लिए घूरा, फिर शराब का एक लंबा घूंट लिया और मुस्कुराया। ओह सीईओ साहब, इस शहर के हीरो, कैसे आना हुआ मेरे छोटे से अड्डे पर। यहाँ तो हम जैसे गुनहगार रहते हैं, आप जैसे शरीफ लोग नहीं। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। एकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, वो सिर्फ एक फैसला करने आया था। क्लब की तेज रोशनी में अब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा चुकी थीं। रणवीर की टेबल पर रंग बिरंगी ड्रिंक्स की बोतलें बिखरी पड़ी थीं, एक हाथ में गिलास और दूसरे में सिगरेट थामे वो आधी बुझी आंखों से अयान को देख रहा था। अयान बिना कुछ बोले उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा शांत, लेकिन नजरों में सवाल। फिर बेहद इत्मीनान से, जैसे कोई बम फोड़ने वाला हो, उसने कहा, मुझे तुझसे बात करनी है रणवीर। जरा अपनी इस पलटन को बाहर भेज। रणवीर ने अपनी सीट पर थोड़ा और फैलते हुए अपने आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा। दोनों तरफ चमचों जैसे कुछ लड़के और दो लड़कियां। फिर वो धीरे से मुस्कुराया, एक खतरनाक और नशे में डूबी मुस्कान। पहले ये बता, पर्सनल बात करनी है या प्रोफेशनल? नशे में धूत रणवीर ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर बाकी लोग हंसने लगे, ठहाके नहीं, लेकिन नशे से लुढ़के हुए बेहुदे ठहाके। अयान की आंखें अब और सनकरी हो गईं। उसने बिना पलके झपकाए रणवीर की तरफ देखा। उसकी आंखें अंगारे बन चुकी थीं। उसके जिस्म का हर पो गुस्से से कांप उठा। एक पल में उसने टेबल पर रखी कांच की बोतल उठाई और सीधे रणवीर के सिर पर दे मारी। क्रैश! ये देखकर सभी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और पीछे हट गए। रणवीर झटका खाकर पीछे गिरा, सिर से खून की एक पतली लकीर बह निकली। लेकिन अयान ने उसे गिरने नहीं दिया। वो तुरंत आगे बढ़ा, रणवीर की शर्ट का कॉलर कस के पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और दांत भींचते हुए बोला, सुन, मायरा से दूर रह और उसके साथ कुछ करने को सोचना भी मत, वरना तुझे कुछ करने के काबिल छोड़ूंगा नहीं। डीडी के जिस प्रोजेक्ट में तू अपनी नाक घुसेड़ रहा है, वहां से तुझे हटवा दूंगा, समझा? अयान ने रणवीर को धमकी दे दी थी कि वो डीडी के साथ हो रहे गिल्ड प्रोजेक्ट से उसे हटवा देगा और वो ऐसा आराम से कर सकता था। ये सुनकर रणवीर के कान और दिमाग दोनों खुल गए, क्योंकि उसे बादशाह का बिजनेस खत्म होने के बाद बहुत मुश्किल से कोई काम मिला था। वो इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। अयान को धमकी असर कर गई थी। वो अब यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि रणवीर की हालत कुछ सुनने और समझने की नहीं थी। वो मुड़ा और जाने लगा, तभी रणवीर ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, रुकिए सर, प्लीज़ मुझे इस प्रोजेक्ट से मत हटवाइए, मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है। रणवीर ने झुकते हुए बोला। उसने एक हाथ से सर पकड़ रखा था, उसकी आवाज़ में एक दर्द था। इसकी हालत देखकर अयान को इस पर थोड़ा तरस आया, लेकिन उसने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, सिर्फ एक ही बात कही, जो मैंने कहा है उसकी गांठ बांध लो। ये कहकर अयान चला गया। अगली सुबह पार्वती जी अपनी रसोई में खाना बना रही थी और पिया अपने रूम में ट्यूटर से पढ़ रही थी। लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और भटका हुआ सा था। पिया, जो कॉलेज में ग्रेजुएशन के पहले साल की स्टूडेंट थी, हमेशा की तरह चहकती रहती थी, लेकिन आज उसकी आवाज़ में हल्की उलझन थी। उसकी निगाहें अपनी किताब पर नहीं थी, बल्कि कहीं और ही थी। पिया थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही और फिर अचानक सवाल कर बैठी, माम, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। यस पिया, ट्यूटर ने प्यार से कहा। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपसे बड़े अच्छे से, बहुत इज्जत से बात करे, लेकिन फिर पीछे से किसी और को भेजकर आपको बेइज्जत करवाए? पिया का ये सवाल अयान से जुड़ा था। उस रात उसने पिया को पियानो दिया था और फिर पीछे से यूवी ने आकर उस पर चोर होने का इल्ज़ाम लगाया था। पिया को ये गलत फहमी हो गई थी कि अयान ने उसे वहां भेजा है, क्योंकि उसकी नज़र में सभी अमीर एक जैसे होते हैं। एकदू उसकी ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि मायरा थी। अयान ने कल शाम तक उसे विला में रखने के लिए बोला था, लेकिन उसे ट्यूशन देनी थी। वो पहले जो एडवांस लिया करती थी और उसके बाद इस तरह से गायब होना उसके प्रोफेशन को ख़राब कर रहा था, इसलिए उसने जैसे तैसे विला से निकलने में कामयाब हो गई। और यहाँ पिया के सामने बैठी थी। वो इसकी बात सुनकर चौंक गई। उसके हाथ की किताब एक पल के लिए थम गई। पलकें झपकती हैं और अचानक अयान का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वो वक्त जब उसने उसे अपने घर में छुपाया और फिर अब शक के घेरे में डाल दिया। उसके चेहरे पर एक पल को हल्की टीस सी उभरी, लेकिन उसने जोर देकर खुद को संभाला। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन उसमें एक टूटा यकीन था। मायरा ने पिया के सवाल का जवाब अपनी जिंदगी से जोड़ते हुए दिया। हाँ, होता है, दुनिया में ऐसा होता है पिया, कभी कभी लोग आपका भरोसा जीत कर ही सबसे बड़ा जख्म देते हैं। पिया ने भी अब कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मायरा के चेहरे को देखती रही, जहां मुस्कान की जगह अब एक पुरानी चोट का दर्द साफ झलक रहा था। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। दोनों एक ही शख्स को लेकर बात कर रही थी और वो था अयान। यहाँ से निकलने के बाद आज उसे एक नई जगह पर जाना था, ट्यूशन देने के लिए। उसे एक नया ऑफर मिला था। राज्य मंत्री श्री विक्रम प्रताप ठाकुर की बेटी को होम ट्यूशन देना था।
मायरा जानती थी कि यहाँ से उसे बाकी जगहों से अच्छी फीस मिल सकती है, इसलिए उसने बिना देरी करे इसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही वो शहर के सबसे पॉश इलाके में बने ठाकुर हवेली पहुंची, उसने देखा हवेली के बाहर ढेर सारी कारें खड़ी थीं। अंदर आज एक सेमिनार चल रहा था जिसमें शहर के नामी बिजनेसमैन, अफसर और रॉयल फैमिली के लोग पहुंचे थे। दरअसल मंत्री साहब अपनी बेटी निशा की पढ़ाई को लेकर बेहद चिंतित थे। निशा बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती थी। उसका सपना था मॉडल बनना। मायरा को हवेली के अंदर ले जाया गया। रास्ते में ही कुछ स्टाफ विस्पर कर रहे थे, इस बार भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। अब तक 5 टीचर भाग चुकी हैं। मायरा ने इन सब को अनसुना करके आगे बढ़ने लगी। ठाकुर हवेली की ऊपरी मंजिल पर सुनहरे पर्दों से ढकी एक आलीशान बालकनी में निशा अपने नाखून रंग रही थी, जबकि उसका भाई सामने की टेबल पर बैठा मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। भैया आप ही बताओ ना, कोई बंदा डांसिंग मॉडल बनना चाहे तो पढ़ाई क्यों करे? निशा ने प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बड़ी हिम्मत देता है और आपको मिलते रहेंगे नए नए इमोशनल, रोमांटिक और थ्रिल से भरे एपिसोड। तो दिल से एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।